स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर मैं आपका अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। उसमें हमने सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। फिर हमने आपको डायपोल के कारण बताया था या पॉइंट चार्ज के कारण बताया था कि पोटेंशियल कितना होगा। अब दोस्तों, पहला यूनिट जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का ख़त्म किया था, जिसमें हम आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसी पे बेस्ड आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंकिक प्रश्न करना ज़रूरत होती है, अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कि विद्युत आवेश और क्षेत्र के जो संबंधित एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के जो सवाल हैं, उसी सवाल को मैं लेके आया हूँ दोस्तों। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले चैप्टर का थ्योरी ख़त्म हो चुका था, उसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते चलेंगे। तो इस वीडियो में यही करना चाहते हैं कि आप पूरे जो पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर को, उसके ही बेस्ट क्वेश्चन हैं। एक और बात दोस्तों, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होंगी या नहीं है तो आप अपने मोबाइल ऐप से जाके एनसीईआरटी के बुक डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आपको मैं बताने नहीं जा रहा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर डालूंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। आप केवल क्वेश्चन नंबर को बुक से या मोबाइल में डाउनलोड करके एनसीईआरटी के बुक से देख सकते हैं। 12th का आपका पहला यूनिट जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चन को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो हो वो बुक आप डाउनलोड कर लें और आप बना सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, जो कि किससे हो गए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। ठीक है दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें पहले हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, फिर बाद में एडिशनल एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसमें पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, तो मैं आपके पास एनसीईआरटी के बुक को रखा हूँ, क्योंकि सवाल हम आपको यहाँ पर पढ़ के बताएँगे। सभी सवाल को डिस्प्ले कराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उससे टाइम जाएगा। तो मैं आपको सवाल पढ़ूंगा, न्यूमेरिकल बनाऊंगा, फिर आपको करूंगा। पहले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, पहले सवाल में आपको बोला गया कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों, जिसका एक गोला है 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा दूसरा है 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। तो आपसे पूछा है कि उनके बीच कितना बल लगेगा। एकदम आसान फार्मूला बेस्ड सवाल है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोला जो है, जिसमें एक का मान है 2 × 10⁻⁷ तथा दूसरे का मान है 3 × 10⁻⁷ कूलम है, तो इसके बीच बल क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पहला सवाल को हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल पहले सवाल को। तो पहले न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है उसको मैं बताता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्प्ले कराना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी यहाँ पर देखिए गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए। पहला आपसे कहा है कि Q1 है 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है दोस्तों, और Q2 है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये दो चार्ज है और R जो है आपको दूरी वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। आप जानते हैं सेंटीमीटर तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, हम लोग मीटर में करेंगे, तो 30 में 100 से भाग करेंगे, यानी कि ये 0.3 आएगा मीटर में। अब इस फिगर को थोड़ा सा समझा दें तो यही आपको दिया है कि दो चार्ज है, जिसमें पहला चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 जो कि दूसरा चार्ज है वो क्या है दोस्तों हमारे पास, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ लिया है कि कूलम फोर्स कितना लगेगा। यही कुछ सवाल है दोस्तों। पहला सवाल फार्मूला बेस्ड, के का मान इसमें आएगा जो कि यूज करना है, और हम जानते हैं के का मान वायु या निर्वात के लिए कितना आएगा, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, तो आपसे फोर्स पूछा है, तो फोर्स का फार्मूला होता है, F का फार्मूला होता है K Q1Q2/r²। ठीक है दोस्तों, K Q1Q2/r²। आते हैं, तो K का मान हम लोगों ने जाना है 9 × 10⁹ Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, और दूरी आप देख रहे हैं मीटर में अगर बात करें तो
3 का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 9 इंटू द्वितीया 6, यहाँ 10 के पावर क्या है प्लस में 9 और यहाँ पे है -14। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात और आई यहाँ पे आएगी, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो दोस्तों यहाँ पर 2 अंक का दशमलव भी आएगा तो 0.09 यहाँ से आपका आ जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर देखिए 9 और 14, 7 7 14 में से गया तो कितना बचा 5। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नीचे वाले को तोड़ूं तो 9 आएगा तो 100 ऊपर भी जाएगा। अब देखते हैं ओवरऑल क्या होगा, तो ये आप जानते हैं ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया 6 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर +2। ये जो 100 है इसको 2 कर सकते हैं 10 के पावर। अब आएगा तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, और लोग इसको 6 मिली न्यूटन भी कह सकते हैं, यानी कि 10 के पावर -3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिली न्यूटन, मिली बोलते हैं, तो 6 मिली न्यूटन भी हम लोग बोल सकते हैं। ये लगा है फोर्स का मान। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये सवाल समझ में आएगा। इस सवाल में बोला गया था एकदम बेसिक फार्मूला बेस्ड सवाल था। सवाल में बोला आपसे कि 2 चार्ज हैं, यानी कि 2 आवेशित गोले हैं, इसके आवेश क्रमशः 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 है। दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो F का मान बता दीजिए। इसमें हमने सॉल्व क्या कर लिया, Q1 Q2 R को मीटर में बदल लिए, K का मान जानते हैं, हमने सॉल्व किया, ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं दूसरा सवाल आपको समझाता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो मैं आता हूँ अपने दूसरे न्यूमेरिकल में। देखिए दोस्तों, दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा न्यूमेरिकल। तो चलिए क्वेश्चन भी डिस्प्ले करवा दिया जाएगा और आप लोग सॉल्व कर भी लें, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन और आपको डिस्प्ले भी कराया जाएगा। डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। इसमें 2 सवाल है, A और B। ठीक है दोस्तों, तो पहले में पूछ लिया दूरी, फिर पूछा गया दूसरे सवाल में कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। यानी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो आपने सवाल देखा होगा। सवाल में क्या कहा है दोस्तों कि 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश, एक आवेश से एक अन्य आवेश है जो 0.8 माइक्रोकूलम है और दोनों के बीच जो बल लग रहा है दोस्तों वो 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो आपसे दूरी नहीं पता, दूरी पूछा जा रहा है। पहले सवाल में आपसे एक क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है, फिर दूसरे सवाल में पूछ रहा है कि ठीक है पहला गोला दूसरे गोले पर इतना बल लगा रहा है तो दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। अब आते हैं दोस्तों, सवाल को फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। देखिए दूसरा सवाल कैसे बनेगा हमारा। तो दूसरे सवाल का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तो देख लीजिए। यहाँ पर Q1 है तो 0.4 माइक्रोकूलम है, Q2 है 0.8 माइक्रोकूलम और R पता नहीं, R पता करनी है आपको। ठीक है, और F का मान गिवन है, F का मान आपको गिवन है। तो F का मान कितना गिवन है दोस्तों, तो 0.2 न्यूटन। ये इतना शर्त हमको दिया हुआ। तो इसमें 2 सवाल हैं, एक सवाल है A और एक सवाल है B। ठीक है दोस्तों, एक सवाल है A और एक सवाल है B। ए सवाल में क्या कहा है कि दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए दोस्तों, फार्मूला होता है F बराबर K Q1
Q2/r²। F का मान दे दिया है 0.2 न्यूटन। K का मान हम लोग जानते हैं, K का मान इधर होगा 9 × 10⁹ दोस्तों। Q1 का मान है 0.4 माइक्रो। माइक्रो का मतलब मैंने सिखाया था 10⁻⁶। ये जो माइक्रो लगा है दोनों में, इसके लिए 10⁻⁶ लेंगे और उधर आएगा 0.8 माइक्रो यानी कि 0. और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यही तो R हमें पता नहीं है। तो ये रहा। अब R को इधर लाएंगे यानी कि r² इधर आएगा। तो इधर करते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 × 10⁹ इंटू ये देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 8 × 4 = 32, 3.2 × 10⁻⁻12 6 12 बट्टे 0.2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक आ गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो 9 × 10⁻, यहाँ से दोस्तों डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस 1 डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जबकि 1 डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। यानी अब हमारे पास जो बात उठ के आएगी वो आएगी, देख लीजिए। और तो यहाँ से 1 10 से 1 10 कट जाएगा आपका। ठीक है, 1 10 बच चुका है दोस्तों। तो ऊपर जाएगा तो देखते हैं क्या आएगा। ये 1 प्लस जाएगा ऊपर, तो यानी कि 13 हो जाएगा आपका। तो 10⁻9 × 32 × 10⁻, ये जाएगा ऊपर तो -13 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 2। आप जानते हैं 16 दूना क्या होता है 32। तो यहाँ पर आएगा 16 9 144, 144 और 9 4 13 होता है दोस्तों। कितना होता है 9 4 13, तो यहाँ पे आएगा -4। ये रहा r²। ठीक है दोस्तों, जब ये r² है तो r बराबर क्या होगा, तो √144 × 10⁻⁻4। आप जानते हैं यहाँ पे पेयर बन सकता है कितने का, तो 12 × 10⁻⁻2 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। यानी यहाँ से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 12 × 10⁻⁻2। और आप अगर इसे चाहेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो मीटर में बदलने के लिए, तो क्या होगा 12 में 100 से भाग करेंगे तो हमारी जो बात आके निकल के आई 0.12 मीटर इसकी दूरी होगी। यानी इसके बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों 0.12 मीटर। यानी एक क्वेश्चन दिया था कि 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश 0.8 माइक्रोकूलम के आवेश के बीच की दूरी निकालिए यदि उसके बीच जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया F = K Q1 Q2/r²। दोस्तों यहाँ पे हमने डाटा डाला, F का मान 0.2, K का मान यहाँ पे 9 × 10⁻9, 0.4 ये रख के यहाँ से हमने R का मान निकाल लिया जो कि कितना है 0.12 मीटर। अब दोस्तों कहना ये है कि अब इसी में दूसरा सवाल एक B डाला है। B सवाल में आपसे कह दिया है कि ये बता दो कि अगर पहला गोला इस पर लगा रहा है तो दूसरा गोला जो है, ये दूसरे गोले पर 8 इतना लगा रहा है, तो दूसरे गोले पहले गोले पे कितना लगा। आप जानते हैं कूलम के लॉ में जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज भी पहले पर लगाएगा। यानी कि अगर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश 0.8 पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो 0.8 वाला भी इस पर क्या लगाएगा 0.2 न्यूटन का ही लगाएगा, क्योंकि बल बराबर और विपरीत होते हैं। क्योंकि बल क्या होते हैं दोस्तों, बल बराबर और विपरीत लगते हैं, बराबर और विपरीत लगते हैं एक दूसरे पर दिशा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर और विपरीत कार्य करते हैं या लगते हैं। तो इसीलिए इस सवाल में क्या होगा कि दूसरा भी पहले पे कितना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना कि 0.2 न्यूटन पहला दूसरे पर लगा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपका दूसरा था, बहुत ही आसान सवाल था ये भी। इस सवाल को हम लोगों ने सीखा, तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैं तीसरा सवाल आपको बताता। ओके फ्रेंड्स, तो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो आते हैं
इसको हटाते हैं और तीसरा सवाल को लगाते हैं। क्या है तीसरे सवाल में वो देखते हैं। आपको मैं एनसीईआरटी के सभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो पहला यूनिट का पहला चैप्टर है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, और कम से कम न्यूमेरिकल्स करने ज़रूरत है। अगर आप कुछ अच्छा फिजिक्स में करना चाहते हैं तो बिना न्यूमेरिकल के संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल आपका डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस सवाल में क्या है तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, आप डिस्प्ले हो रहे सवाल को देखें। सवाल में कहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बट्टे GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा सवाल जो आपसे पूछ रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बट्टे GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और ये भी कहा गया है कि यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छा सा सवाल है। इस सवाल को नीट वाले भी 2017-18 में पूछे थे। तो किस तरीके से पूछते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो समझिए ये क्या है सवाल। हालांकि इसको आपको अगर याद हो तो इस सवाल में क्या कहा है कि सुनिश्चित कीजिए कि ke² बट्टे GMP/ME जो है विमाहीन है। अगर आप गौर करें किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन में जानते हैं कि एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन कक्षा में होते हैं, और दोनों के बीच की रेडियस कुछ दूरी होती है। दोस्तों मैं इसी की बात कर लूँ तो आप जानते हैं स्थिर अवस्था में, यानी कि आप जानते हैं कि अस्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाता है, जो सभी मॉडल के अनुसार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में आपका। तो यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं तो ये इसमें दो बल कार्य करते हैं, एक स्थिर वैद्युताकर्षण बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो वहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं। देखिए आपसे बोला गया है कि दिखाइए, सो दैट दिखाना क्या है कि ke² बट्टे GMP/ME जो है क्या है, विमाहीन है, विमाहीन राशि है। ये आपसे बोलना है कि दिखाइए, सो दैट दिखाना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो बहुत बेस्ट है कि किसी H एटम में हम लोग जानते हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कूलम बल कितना लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, दोनों बल एक दूसरे को बराबर करते हैं। तो एक तरीका वो भी है, और एक तरीका तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि कैसे ये विमाहीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो गौर करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, FE नाम दे रहे हैं इसको, तो हम लोग इसको बोलेंगे कितना, तो K/E/P/R²। लेकिन आप जानते हैं कि E=P, मैग्नीट्यूड में आपका EP के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ke² बट्टे R²। ये रहा समीकरण 1। इसी हिसाब से अगर दोनों मास भी है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक मास भी है, तो आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हैं कितना लग रहा होगा दोनों के बीच। तो हम जानते हैं GMP/ME बट्टे R²। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। अब जैसे ही जानते हैं कि मैं भाग करूंगा समीकरण 1 में 2 से, तो देखते हैं क्या होगा। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फर्स्ट बाई 2 सेकेंड, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से भाग अगर करते हैं आप, तो आप जानते हैं कि इधर है FE और इधर है FG, यानी दोनों के दोनों राशि बल है, और दो शुद्ध यानी कि दो समान राशि का अनुपात लेंगे तो वो विमाहीन हो जाएगी। बल बट्टे बल, दोनों का डायमेंशन कट जाएगा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। और यहाँ से जो हमको दिखाना था वो भी एक तरीके से प्रूफ होगा, ke² बाई R² बट्टे GMP/ME बाई R²। देखिए दोस्तों, R² से R² कट गया, तो डाटा क्या आया हमारे पास, ke² बट्टे GMP/ME। तो एक तो तरीका इसको ऐसे कर सकते हैं कि इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, तो ऊपर भी क्या होगा MLT-2, नीचे भी क्या होगा MLT-2। अब जानते हैं कट जाएगा तो ये हो जाएगी डायमेंशनलेस चीज़। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि दो शुद्ध
राशियों का अनुपात विमाहीन होता है। एक तरीका ये हो गया। लेकिन आप अगर इसको भूल जाएं तो डायरेक्ट देखने से तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, तो आप इसके यूनिट रख के भी इसको निकाल सकते हैं। इसके यूनिट को भी रख के निकाल सकते हैं, इसके डायमेंशन को रख के अलग अलग दिखा सकते हैं कि 0 आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट मेथड था जो कि आपको मैंने बताया। सेकंड मेथड से भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाया, और डायमेंशन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो के जो कि कूलम कांस्टेंट है और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन हम आप लोगों को ज़रूर बताते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है निकालने का, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जान लो कि ये राशि क्या है, सेम राशि का रेशियो है, और ये एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही लिखा गया है ये इक्वेशन। तो इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा हूँ, वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो के का क्या होगा, तो के का फॉर्मूला होगा, अगर कूलम लॉ की बात करें तो हमने पढ़ा F/r² / Q1 × Q2। यहाँ से होगा mLt-2 दूरी का L² और चार्ज का AT का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप जानते हैं कि mL3 T क्या आता है दोस्तों, T हो जाता है -4, और A क्या होता है, A क्या होता है -2। एक तरीका ये हुआ K का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग G के बारे में। तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका होता है Gm1m2/r², तो Fr² बटे m1 × m2। यहाँ से बात करें दोस्तों, तो F का फिर से mLt-2, R का L2, और नीचे क्या होगा m2। आप जानते हैं कि एक m कैंसिल आउट होगा तो ऊपर जाएगा तो एक m माइनस में आएगा, L फिर से 3 ही रहेगा, और T कितना हो जाएगा दोस्तों -2। अब अगर इस डाटा को रखें हम, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको डायमेंशन लेस करेंगे। K का मान कितना लाए हैं दोस्तों, तो K का मान हम लोग ला रखे हैं कितना, तो m L Q T-4 और A-2। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 चार्ज यूज किया गया था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, या दोनों इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को कूलम में रखते हैं, और चार्ज का क्या हो जाता है दोस्तों, डायमेंशन AT। तो यहाँ पे भी 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज का AT का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे क्या होगा दोस्तों, G का कितना होगा, m-1 L3 T-2, और आप जानते हैं 2 मास है यहाँ पे क्या होगा m2। अब आते हैं, ओवरऑल हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए m पहले जो कैंसिल आउट होगा उसको भी कर सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ से एक L3 ख़त्म। ठीक है, और कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा तो हम लोग देखेंगे। एक m ऊपर बच रहा, T कितना है -4 है, A कितना है -2 है, और यहाँ पे क्या है A 2 है प्लस में, और T भी 2 है प्लस में। जबकि नीचे क्या है दोस्तों, -1 में से 2 गया प्लस में, तो 1 बच गया आपका। T यहाँ पे कितना बचा है -2 बस। तो यहाँ पर आते हैं, m से m भी कैंसिल आउट हो गया, +2 से -2 A चला गया, और आप देखते हैं T-4 है, ये नीचे आएगा तो ऊपर होगा T-4, नीचे ये भी आएगा तो हो जाएगा T-4, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यानी कुछ नहीं। एक अच्छा सवाल होता है जिसको डायरेक्ट भी पूछा जाता है, या इसके कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट भी यूज़ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करवाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो एक थ्योरेटिकल सवाल है ये आप कह सकते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये इसको न्यूमेरिकल नहीं कह सकते आप। तो देखिए तीसरे सवाल में आपसे क्या बोला है, आप डिस्प्ले में देखें। तीसरे सवाल में बोला है आपसे दोस्तों कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से आप क्या तात्पर्य रखते हैं।
ठीक है। फिर पूछा कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। आप इस क्वेश्चन को जिस लोग को हिंदी में देख रहे हैं, मैं हिंदी में ही लेके चल रहा हूँ। मेरे ज़्यादातर बच्चे अभी लोकल में हिंदी में ही हैं, तो इंग्लिश मीडियम में भी आप क्वेश्चन सेम होता है। न्यूमेरिकल का कोई मीडियम नहीं होता, वो तो सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस प्रकथन से आप क्या तात्पर्य है। दूसरा पूछ रहा है, उसी में बी सवाल है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि चार्ज जो है क्वांटमीकृत है, कि कैसे आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्वांटमीकरण का मतलब। तो चौथे न्यूमेरिकल को ज़रा हम लोग देखें। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की 3 प्रॉपर्टी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एडिशन ऑफ चार्ज। जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था तो समझेंगे आप। हाँ, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नेचर में चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.5 इलेक्ट्रॉन है या 3.75 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी पूर्णांक होता है, और इसीलिए शायद हम लोग पीरियोडिक टेबल में दोस्तों हाइड्रोजन के 1 के बाद डायरेक्ट हीलियम 2 देखते हैं, उसके बाद लिथियम 3 देखते हैं, बेरिलियम 4 देखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे हम आपको कहेंगे कि नेचर में किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो हमेशा कैसे है दोस्तों, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर n का मान आप 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ले सकते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है दोस्तों, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि आवेश हमेशा क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर ए था दोस्तों। थ्योरेटिकली था, मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया है कि चार्ज नेवर बी फ्रैक्शन, और आवेश कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। जब भी होंगे तो पूर्णांक गुणज होंगे किसके, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के। ठीक है, क्योंकि नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है दोस्तों, तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पे पाया जाने वाला चार्ज ही सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना यही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने सीखा है। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट वाली बात तो नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख ले। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं इसके 20 सवाल में। आपसे क्या कहा, आपको 20 सवाल में कहा है कि व्हेन यू यूज द चार्ज एंड एट ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि आप बहुत लार्ज पैमाने पर जब आवेश का उपयोग कर रहे हैं तब उस समय हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं। किस प्रकार से इग्नोर कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि चार्ज इज इटसेल्फ डिस्क्रीट, बट व्हेन इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ओवर इंटायर प्लेन ऑफ ए लार्ज इन्फिनाइट सरफेस देन इट्स बिहेव्स लाइक अ कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि आवेश खुद तो टुकड़ों में होता है, आवेश खुद इंटीग्रल है, टुकड़ों में होता है, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से ले लें, इतने मात्रा में ले लें कि कहीं भी कोई जगह नहीं बचे और पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, पूरा यूनिफॉर्मली अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आवेश को, तब आवेश को कंटिन्यूअस माना जाता है। यानी कि जब आवेश की विशाल मात्रा को हम लोग उपयोग करते हैं और वो हर जगह समान और बराबर होते हैं, तब हम उसको कैसा मान के चलते हैं दोस्तों, तब हम उसको संतत मान के चलते हैं, कंटिन्यूअस मान के चलते हैं, लगातार मान के चलते हैं। एक और एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा आपको कि जैसे अगर कोई गिलास है और गिलास में आपने क्या किया, बालू के कण जानते हैं, टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन आपको अगर इस गिलास में ठूस के बालू को भरने के लिए कहा जाए तो आप जानते हैं कोई भी गैप नहीं बचेगा, पूरे के पूरे बालू भर जाएंगे, और ऐसा भरेंगे जैसे कहीं कोई खाली स्थान नहीं रह जाएगा। इससे आप ये कह सकते हैं कि वो देखने से क्या लगेगा कि
कि कोई गैप्स नहीं है इस बालू के कण में, और इसका मतलब वो पूरा का पूरा लगातार है, कंटिन्यूअस है। वैसे ही आवेश के बारे में कि अगर आवेश की आप विशाल मात्रा का उपयोग कर रहे हैं तो उस आवेश को हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, कंटिन्यूअस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों थ्योरेटिकल सवाल थे ए और बी, जिसको आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो पांचवा सवाल भी आपका थ्योरेटिकली सवाल है। और इस सवाल को देखते हैं हम लोग किस प्रकार से ये सवाल काम करेगा। तो सवाल आज चलिए आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी प्रेक्षण किया जाता है। तो पूछा है, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी दोस्तों, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़ लें, डिस्प्ले पे हो रहा होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग किसी वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं, यानी कि फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, when two body are rubbed to each other, the same amount of electron is transferred from one body to another body। यानी कि जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण उसमें उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है, जबकि जिसमें वो आवेश चला जाता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर उतना ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी ओवरऑल कहा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि आवेश के क्वांटमीकरण के बाद हम यहाँ पे जान रहे कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कैसे कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रेशम के साथ कांच की छड़ को अगर घर्षण कराते हैं, ग्लास रॉड को, तो आप जानते हैं दोस्तों, ग्लास रॉड को जब हम घर्षण कराएंगे कांच की छड़ के रेशम के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा कि इसके ड्यू टू फ्रिक्शन से, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफ़र होता है किसी एक से दूसरे में, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा, कभी भी पूर्णांक गुणज के रूप में ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रॉन जितना वहाँ एक से दूसरे में जाएगा और एक किससे किस में जाएगा, यह उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर या आयनाइजेशन पोटेंशियल पर निर्भर करेगा। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन गेन कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन एक खोएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा पाएगा। तो एक पर जितना धनावेश होगा उतना ही दूसरे पर ऋणावेश होगा। अगर दोनों आवेश को एक साथ जोड़ दें तो फिर से कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, तो न्यूट्रल होगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं आवेश तो उत्पन्न हुआ लेकिन नेट आवेश क्या हुआ, हमेशा शून्य रहा। इससे ये पता चला कि यह आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं थ्योरेटिकल सवाल था आपका। तो आपका पांचवा सवाल एकदम से थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकली पूछा जा रहा था कि बताइए भाई किस प्रकार से चार्ज अगर दो वस्तु का घर्षण कराते तो वो आवेश के संरक्षण के नियम का किस प्रकार से पालन करता है। एकदम करता है। ठीक है, तो देख लीजिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं छठा सवाल बता रहा हूँ। छठा सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो थ्योरेटिकली हो या न्यूमेरिकली हो, सभी सवाल को हम लोग को देखना होता है। छठवां सवाल आपका डिस्प्ले हो रहा होगा। सवाल में कहा कि चार बिंदु आवेश QA, QB, QC एंड Q3 QD, ये चार आवेश है जिसके मान आपको दिए हुए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिगर में बना के।
10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 आवेश है जो किसी एक वर्ग के 4 शीर्ष पर हैं और जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये इस पर अगर एक केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रख दें तो इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 आवेश है, किस प्रकार से रखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को। देखिए सवाल को, ये है सवाल नंबर 6। सवाल क्या कहता है, तो सवाल के बारे में मैं आपको लिख के समझा के बताता हूँ सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में बोला गया आपसे कि एक वर्ग है, तो वर्ग आप जानते हैं दोस्तों, वर्ग की भुजा बराबर होती है। भुजा कितनी दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर दी गई है। 10 सेंटीमीटर सभी की भुजाएं हैं, ये रही 10 सेंटीमीटर। शीर्ष की बात करें तो 4 शीर्ष है, A, B, C और D। और चारों शीर्ष पर जो 4 बल के मान दिए गए हैं दोस्तों, वो हम लोग अगर देखें तो QA बोला गया है कि 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है। उसी प्रकार से QC भी बोला गया है 2 माइक्रोकूलम है, जबकि QB बोला गया है -5 माइक्रोकूलम है और QD भी बोला गया है कि -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि अगर इसके सेंटर पर हम लोग क्या कर दें, अगर इसके सेंटर पर आपसे बोला गया है कि 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखते हैं, तो बताइए ये चार्ज कितना फोर्स, यानी कि इस 4 फोर्स चार्ज के कारण ये चार्ज कितना फोर्स फील करेगा। देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बता रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि 1 पर 4 चारों आवेश के कारण कितना बल लगेगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ये है प्लस चार्ज, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो आप जान रहे हैं एक दूरी ये होगी। मगर इस सवाल को समझें तो ये रहा, उतनी ही दूरी दोस्तों केंद्र बोला है तो इसलिए इतनी ही दूरी इधर होगी। तो आप देख लें, ये देखिए QA इस +1 पर इधर जो लगाएगा फोर्स उसको मैंने मान लिया FA। ठीक है दोस्तों, वैसे QC जो इस पर लगाएगा तो इधर की ओर लगाएगा तो उसको मान लेते हैं FC। और आप देख सकते हैं कि ये आवेश भी प्लस है और ये 1 माइक्रोकूलम भी प्लस ही है, तो ये प्लस वाला QA वाला क्या करेगा, इसको उधर धकेलेगा तो QC वाला इधर धकेलेगा। अब दोस्तों ये माइनस है, लेकिन दूरी देखिए, दूरी इधर भी समान है और दूरी इधर भी समान है, लेकिन ये +1 माइक्रोकूलम जो है, प्लस में है जो 1 माइक्रोकूलम, तो -5 वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, इसका नाम है B, तो मैं इस फोर्स का नाम दे देता हूँ FB, उधर खींच रहा होगा। उसी प्रकार से ये दोस्तों -5 माइक्रोकूलम QD भी है, तो QD भी इसको इधर खींच रहा होगा, इसका नाम मान लेते हैं FD। तो आप गौर करें, दूरी बराबर है, आवेश बराबर है और दिशा विपरीत है। तो जब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ फॉर्म फिगर से समझा के। फॉर्म फिगर, चार्ज और डिस्टेंस सेम होने के कारण, ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं कि FA जितना होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही कौन होगा दोस्तों, FC भी है। और दोनों क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है, एंड अपोजिट टू ईच अदर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो 0 होगा भाई। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, FC और FD भी क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है। तो सभी फोर्स बराबर हैं और विपरीत है, इसलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा दोस्तों, तो नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलम कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो 0, कोई चार्ज फील नहीं करेगा। फोर्स 1 माइक्रोकूलम चार्ज जो है कोई फोर्स फील नहीं करेगा, जो भी फोर्स है बराबर है विपरीत। जितना बल से इधर खींच रहा है FC, उतना ही से FA इधर धकेल रहा, इधर FB जितना खींच रहा है उधर से FD खींच रहा है, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा A पर जो 1 माइक्रोकूलम है तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आसान था ये सवाल, तो आप इस सवाल में नोट करने लायक तो ऐसे नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं।
देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड्स, तो आपने आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो चलिए, ये था मेरा 6वां सवाल। 7वां सवाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 7वां सवाल क्या है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्प्ले करा दिया जा रहा है आपको। मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन डिस्प्ले करा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 7वें सवाल में आपसे बोला है, 7वें में 2 सवाल है, ए और बी, और फिर से ये थ्योरेटिकल सवाल है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र एक संतत वक्र है, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? ठीक है, तो पहला सवाल 7 के ए में बोला है दोस्तों कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र एक संतत रेखा है, वक्र है, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? दूसरे सवाल में पूछा है कि स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने दोनों सवाल आपको थ्योरेटिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था, विद्युत रेखाओं के गुण में आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो 7वां सवाल, और यहाँ पर आपको दोस्तों पहला चैप्टर है इसलिए 1.7 करके 1.1 से 1.7 ऐसे लिखा हो क्वेश्चन। तो देखें आप क्या पूछा है। पहले में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कंटिन्यूअस कर्व होती है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब दोस्तों कहीं पे ये ऐसे ब्रेक नहीं होगी, टूटी हुई नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या होता है कि कोई बंदा यहाँ तक आया और उसके बाद बीच में वो गायब हो गया, फिर आगे आ गया हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही बात है कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व होती है और इसलिए ये कहीं पे नहीं टूटती। इसका ये भी कारण है कि अगर कोई आवेश अगर इस रेखा पे गति कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह रेखा होती है जिस पर अगर किसी स्वतंत्र आवेश को गति करने के लिए छोड़ दिया जाए तो उस रेखा को ही, वो पाथ को ही फॉलो करेगी। तो यहाँ पर माने कि ये आवेश यहाँ पर था और यहाँ पे कुछ नहीं है और ये आवेश फिर यहाँ दिखा, तो यहाँ कहाँ गया? ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो ज़रूर इस रास्ते से भी गया और इसलिए ये रास्ता क्लोज होना चाहिए। चार्ज जंप करके नहीं जा सकता। चार्ज एक सरल रेखा पर ही, एक रेखा होगी विद्युत क्षेत्र रेखा, उस पर ही गति कर सकती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकाएक टूट नहीं सकती है, एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, संतत वक्र होती है। ठीक है, तो दोस्तों पहले में यही था, थ्योरेटिकली है। मैंने आपको बताया था कि पहले पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, इट सडनली कांट ब्रेक, वाई? तो ये अचानक नहीं टूट सकती क्योंकि कोई भी आवेश अगर कोई भी गति करके आ रहा है तो यहाँ पे भी होगा तो लगातार होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर गायब हो गया और फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये लगातार होगा। ठीक है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस कर्व। दूसरे क्वेश्चन में पूछा आपसे दोस्तों, उसी का 20 सवाल था कि स्पष्ट कीजिए कि 2 फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये भी एक गुड क्वेश्चन है। देखते हैं 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटेगी। तो 20 सवाल में पूछा है कि 2 फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए दोस्तों, एक फील्ड लाइंस मैंने ये ड्रॉ किया और एक ये ड्रॉ किया। अगर मैं अब बोलूँ ये है फील्ड E1 और ये है फील्ड E2। अब अगर बात करें, अब जानते हैं कि अगर आप विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर जहाँ पर स्पर्श खींचेगा वो उस रेखा की दिशा को बताता है, उस क्षेत्र की दिशा को। अगर आप बताइए कोई लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, काट गया, तो मैं अगर यहाँ पे पूछूं किसका दिशा है तो E1 का भी हो सकता है, E2 का भी हो सकता है। तो एक ही बिंदु पर दो रेखाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और यही एक सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यवहार में प्रैक्टिकली देखा गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती हैं क्योंकि इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि 2 फील्ड लाइंस पे एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकते। यहाँ पर मान लें कि ये पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन था, हमने देखा एक कॉमन पॉइंट हुआ कट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो 2 डायरेक्शन हो गए। आप ही बताओ, एक बंदा एक समय में नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ही दिशा होगी, उसी समय उसकी ईस्ट में नहीं हो सकती, वेस्ट में नहीं, या साउथ में नहीं हो सकती। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा
कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू शो then there becomes two direction at common point which is not possible in practice। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ऐसा वो करती हैं तो एक ही बिंदु पे दो दो दिशाएं हो जाएगी, जो व्यवहार में संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका भी मैंने आपको बताया था, इसको भी आप समझ लीजिए। मैं दूसरा सवाल लगाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये था सवाल आपका 1.7 यानी कि 7वां सवाल। अब आपको 8वां सवाल बता रहा हूँ। ये 8वां सवाल देखें आप क्या है। तो 8वां सवाल डिस्प्ले हो रहा होगा, हालांकि मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। इसमें पहला सवाल ए में है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है दोस्तों, पहली बात पूछा है आपको, एक डाइपोल ही है, तो देखते हैं क्या होगा। दूसरा पूछा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल अनुभव करेगा। ठीक है, तो इस एक सवाल में 2 सवाल थे, A और B। उस सवाल को देखते हैं। पहला सवाल इसमें समझते हैं क्या है दोस्तों दिया हुआ, तो समझते हैं दोस्तों। आपसे बोला है 1.8 सॉल्यूशन 1.8। तो इस सवाल में क्या कहा हमसे, देखें। इसमें 2 चार्ज है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, डाइपोल ही आपको दे रखा। ठीक है, तो डाइपोल दे रखा है, तो हम देख लेते हैं। QA दिया है दोस्तों आपको 3 माइक्रोकूलम और QB दे रखा है दोस्तों -3 माइक्रोकूलम। अब जानते थे, मैंने बता रखा है कि 2 चार्ज, दोनों के बीच की दूरी जो है बहुत छोटा होगा। ये रहा AB और ये टोटल है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है आपको दोस्तों, मैंने बताया था किसी द्विध्रुव का, AB एक द्विध्रुव होता है जिसमें अपोजिट और इक्वल चार्ज होते हैं, और सेंटर को क्या बोलते हैं, डाइपोल का सेंटर बोलते हैं। तो यही आपको कहा कि इस B पॉइंट पर, यानी कि O पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपसे पूछा है, E नेट इक्वल टू वाट। आप जानते हैं 2 चार्ज है तो भाई 2 फील्ड होगा। कैसे निकालेंगे, तो एकदम निकाल सकते हैं, गौर करते हैं। जहाँ पर भी फील्ड निकालते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे +1 कूलम का एक चार्ज रख के सोचते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 फील्ड होंगे, तो 2 फील्ड होंगे, तो ज़रा सा देखते हैं कि क्या होगा स्थिति। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं हम लोग। ये रहा पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम का एक चार्ज रखूँ, तो ये प्लस चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा, तो इसका नाम मान लेते हैं E1, जो किसी की दिशा होगी इधर, और दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर इस चार्ज के लिए। सेम टू सेम दोस्तों ये माइनस चार्ज है और ये भी इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा ही। तो खींचेगा दोस्तों, तो दूसरा फील्ड भी किधर होगा, इधर ही होगा, इसका नाम होगा E2 और इसकी भी दूरी हो जाएगी इतनी। तो देखते हैं क्या होगा, दोनों का नेट क्या आएगा, दोनों की दिशा समान हो गई। दोस्तों फ्रॉम फिगर E1 क्या होता है, फार्मूला आपको पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ाया था मैंने, KQ/R²। K का मान आप लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹ और Q का मान है 3 माइक्रो, 3 × 10⁻⁶, और दूरी 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, लेकिन दूरी को हम लोग क्या लेते हैं मीटर में, तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास, 9 27 गुने, देखिए दोस्तों ऊपर आएगा 10⁻³ और नीचे बच गया 1/10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो 100 यानी 10⁻² पर चला जाएगा, तो 27 × 10⁻⁵ यहाँ पर आएगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों E2 निकालने। तो बात करें अगर E2 की हम लोग, तो E2 देख लीजिए, E2 में भी क्या है
मैग्नीट्यूड की बात करनी नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पर हम देख चुके कि माइनस है, वैल्यू उतना ही आने वाला है यहाँ भी QB/r², क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो वैल्यू भी सेम आने वाली है। यहाँ पे मैं -3 नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने दिशा ऑलरेडी कहा कि प्लस वाले को खींचेगा, जबकि प्लस वाला को धकेलेगा। यानी कि आप यहाँ से अगर देखें तो वही सेम चीज़ रिपीट होगा और यहाँ से ये कटेगा, सब कुछ यही आने वाला है 7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यानी कि ओवरऑल बात करें दोस्तों तो नेट जो है दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जुड़ जाएगा। जुड़ जाने का मतलब आप कहें तो या तो 2 से गुना हो जाएगा, कोई एक, या दोनों जुड़ जाएगा। जोड़िएगा आप तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यही आएगा दोस्तों। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया। ये पहला सवाल था, इस सवाल को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी में एक बी सवाल क्या था कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इसी जगह पर रख दिया जाता है, उस पर कितना बल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं, समझते हैं यहाँ पर हम लोग। ये तो पहला सवाल था जिसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया। अब आते हैं इसी सवाल में एक ट्विस्ट है, एक ऐड किया गया है इस सवाल में, उस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए मैं फिर से सवाल बना देता हूँ, क्या दिया है इसी सवाल में। ये बी सवाल होगा आपका, बी पार्ट बी होगा इस सवाल का। पार्ट बी में आपसे बोला गया, तो पहले पार्ट ए क्या था वो देख लेते हैं। चलिए, ये था QA था 3 माइक्रो कूलम, ये था पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहाँ पे QB था -3 माइक्रो कूलम। आपसे बोला है इसका जो सेंटर था, यानी कि ठीक बीच, यानी टोटल दूरी थी 20 सेंटीमीटर, तो ये आपके 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो आपसे बोला गया दोस्तों कि अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया है, परीक्षण आवेश, और उसका मान कितना होना चाहिए, तो परीक्षण आवेश का मान होना चाहिए 1.5 × 10⁻⁻⁻⁹ -9 कूलम। ठीक है दोस्तों, एक रख दिया गया, और ये चार्ज कैसा है दोस्तों, तो निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये ऋणात्मक आवेश अगर रख दिया जाए तो ये आवेश कितना बल महसूस करेगा। तो जाहिर सी बात है, पहले फिगर से देख लेते कितना बल आएगा। आप जानते हैं दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो आप जानते हैं कि इस निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, तो इस बल को नाम मान लेते हैं FA, क्योंकि ए वाला चार्ज इसको खींच रहा है। बात करते हैं दूसरे चार्ज की दोस्तों, तो ये चार्ज ही माइनस है, ये चार्ज ही माइनस, तो ये धकेलेगा, यानी कि FB भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। फिर से दूरी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पर भी वही बात होने वाली है दोस्तों, 10-10 दूरी हो जाएगी। तो आप जानते हैं यहाँ पर फोर्स का नाम हम मान ली FA होगा KQA × Q0/r²। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो K का मान 9 × 10⁹ इंटू Q0 कितना है दोस्तों, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.5, पहले तो ये लिख लेते हैं 3 माइक्रो, 3 × 10⁻⁻6 इंटू यहाँ Q0 कितना है, तो 1.5 × 10⁻⁹ बटे दूरी कितनी है दोस्तों, तो 10/100, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर 9 इंटू, तो 9 × 27, और 27 गुने यह 1.5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 13.5 30, 40.5। देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, यहाँ पे से आएगा 10⁻9, और यहाँ पर 9×6 = 15, 9×6 = 15, 10⁻⁻15। और आप जानते हैं कि यहाँ से 1/100 ऊपर चला जाएगा पलट के, 1/10⁻², तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों 14.5, 10 के पावर यहाँ से घट के आएगा, कितना आएगा दोस्तों, तो -6, और ये जाएगा 2 ऊपर,
तो और कितना आ जाएगा 14.5 इंटू 10⁻⁴ फोर्स है तो न्यूटन। आप जानते हैं कि जितना चार्ज और दूरी इधर है उतना ही चार्ज और दूरी इधर है, यानी कि FA का मान जितना हुआ उतना ही दोस्तों क्या हो जाएगा, FB का भी मान होगा। यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ B का मान भी होगा इतना ही दोस्तों। और अगर बात करें कि टोटल नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स जो अब हो जाएगा दोस्तों, वो दोनों बल एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, F1 और F2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों बल अगर जुड़ जाएंगे तो या तो आप 2 से गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 से गुना ही कर दें अगर, तो 40.5 गुने 10⁻⁴ न्यूटन, और ये हो जाएगा दोस्तों 80 और 1 81। तो 81 गुने 10⁻⁴ न्यूटन। तो दोस्तों इस सवाल में हम लोगों ने 1.8 यानी कि 8 सवाल को कवर किया है। इस न्यूमेरिकल में आपका 8 सवाल कवर हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक लंबा वीडियो बना है, तो इसलिए मैं इसमें 8 सवाल ही लेके चल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट दूसरे वीडियो में लाएंगे जिसमें कि बाकी के सवाल को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। और एक और बात दोस्तों, फिर से आपसे एक गुजारिश होगी कि कम से कम मेरे अपने एक बच्चे 20-20 सब्सक्राइबर को, अपने दोस्तों को, अपने घर में जितने हैंडसेट है सब में आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट दे, सुझाव दे, और नेक्स्ट वीडियो कोई चाहिए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मैंने 8 गुड क्वेश्चन NCERT के पहले चैप्टर के थ्योरी हो जाने के बाद आपको पूरा सवाल किया है कवर। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाकी के बचे सवाल को देखेंगे। जय हिंद।